हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर, या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोग क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब सर पे हैं। बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला है जियोग्राफी का, तो हम लोग जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी आपके लेंथी पेपर्स होते हैं या कोई भी जो आपके एग्जाम में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के आप पीछे से स्टार्ट करा करो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेते हो, और जो अगर आप बहुत स्लो लिखते हो, बहुत धीरे लिखते हो, तो अगर आपके क्वेश्चन रहेंगे भी तो वो छोटे नंबर के रहेंगे। और अगर स्टार्टिंग में ही आप अपना सारा माइंड जो है वो एक एक नंबर वालों पे लगा दोगे तो एंड तक आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे, और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है वो छूट भी जाएगा। जैसे 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके छूट भी सकते हैं। सो इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन पेपर पीछे से अटेम्प्ट करिए। अब आपका जो जियोग्राफी का पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट करिए, देखते हैं आप कितने, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको कितने आंसर्स आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? सोचिए, आंसर बहुत इजी है, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a thickly populated region। ऐसा कौन सा रीजन है जो थिकली पॉपुलेटेड है? द हिमालयन रीजन, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, सेंट्रल चाइल्ड, और ओसाका कोबे रीजन ऑफ चाइना। सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है अपना माइंड लगाइए, क्या हिमालयन रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है? हो ही नहीं सकता, ठंडा रीजन है और कभी भी माउंटेन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। क्या रशिया में ज्यादा पॉपुलेशन है? नहीं है, रशिया एक बहुत बड़ा लैंड का पीस है और वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। नेक्स्ट, सेंट्रल चाइल्ड, क्या वहां पर है अधिक पॉपुलेशन? नो। एंड जापान के बारे में तो आप जानते ही हो कि जापान में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। पुश फैक्टर क्या है माइग्रेशन के लिए? कौन सा पुश फैक्टर होता है कि आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? ठीक है, माइग्रेट क्यों करो? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी तो आप छोड़ के तो जाओगे नहीं। पीस एंड स्टेबिलिटी, नो। सिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नो। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तभी आप वहां पे उस जगह को छोड़ के जाओगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? इट इज यूएसए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फायदा ये होता है कि इसमें आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन मिल जाते हैं, हिंदी में मिल जाते हैं एंड इंग्लिश में मिल जाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप एक बार हिंदी में जरूर पढ़ के देखो। जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ के एक सही आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू, इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी चीज गलत है? इंटीग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज, क्या ये छोटे छोटे एरियाज को जोड़ते हैं? नहीं। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, हाँ ये जोड़ते हैं, और ये रिमोट एरियाज को भी जोड़ते हैं। ठीक है, मेजर सिटीज। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू वॉट, ये तो है इसका काम। हेल्प इन डेवलपिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बॉर्डर रोड का क्या काम है इंडस्ट्री से? कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, रिटेल ट्रेडिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जरूर पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटेल ट्रेडिंग आती है टर्सरी में। Next question, which one of the following is the easternmost station of the east-west corridor? East-west corridor or north-south corridor and golden quadrilateral are the most important questions for your geography exam. Okay, तो अब easternmost station कौन सा है east-west corridor का? So that is Silchar. Okay, I hope आप लोगों की directions clear होंगी कि east का किस side होता है, west किस side होता है. This is east, this is west, north and south. Next question is which one of the following feature is correct regarding nomadic herding? इसमें correct पूछा है regarding nomadic herding. Nomadism is a modern commercial activity. Is it right? Think about it. It is practiced on permanent pastures. A wide variety of cattle are reared in different regions. Nomadism is associated with modern technology. इसका आंसर होगा C.
ये एक मॉडर्न कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट एक ही जगह पे नहीं प्रैक्टिस करी जाती है। नोमैडिक हर्डिंग में बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं, और जैसे गडरिये होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, वो होते हैं नोमैडिक हर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताया, और आपको इसमें चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द होम, कि क्या यहाँ पे घर के बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज लोकल रॉ मटेरियल्स, और सिंपल टूल्स आर यूज्ड। क्या होगा इसमें, कौन कौन से फीचर्स है इसमें? सिर्फ ये वाला नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग घर में ही होती है, घर के मेंबर्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऐसा पॉइंट जिसमें फर्स्ट ना हो, तीनों में फर्स्ट है, इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे, आंसर होगा बी। आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हो। नाउ 10th क्वेश्चन, आपको ये मैच करना है, ठीक है। ये है आपकी कुछ सिटीज, और ये आपके कुछ, मतलब ये टाइप ऑफ सिटीज है, और ये आपके कुछ सिटीज के नाम है। चलो ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, कमेंट करके बताना कि कौन सा किससे मैच होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे। 11th, which one of the following state has the highest population? Very simple question for a geographical student of class 12th. कौन सा highest population वाला state है? यूपी। Which one of the following is the feature of clustered settlement? Clustered settlement का क्या feature होता है? They are fragmented, they are isolated, closely built up areas of houses. Units are known as Panna, Para, Pali. Which one is the feature? आंसर है सी, क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। ये सब एक साथ बने होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया? सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रिक, इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, साइनो तिब्बतन। बहुत सारे बच्चों को ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमने तो ये कभी सुनी नहीं कि भारत में ऑस्ट्रिक लैंग्वेज भी होती है। तो बेटा अपने साथ जाओ, और यही सही आंसर है। अगर आपने सुनी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नहीं बोली जाती है भारत में। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग? नॉट अ फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, ओके। It is practiced where the annual amount of rainfall is less than 75 centimeter, मतलब जहाँ पे annual rainfall 75 centimeter से कम होती है। Practiced in black soil areas, drought resistant crops are grown, measures are taken to preserve soil moisture. क्या होगा इसका आंसर? Not a feature of dry land. Practiced in black soil areas. Black soil जो होती है वो बहुत ज्यादा water consume करती है, उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। That's why it is not a feature of dry land farming. एंड अब आपको मैं आगे बताती हूँ 15 to 17 जो क्वेश्चन है वो आपके केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब होता है कि आपको पैराग्राफ्स दिए होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ्स यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत इजी हो गया, आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करते हैं। और एक चीज और है आपके सेक्शन बी में, 18 एंड 19 क्वेश्चन आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सच एज इसमें अलग अलग तरह के डायग्राम्स आ जाते हैं। कई बार इसमें इस तरह के चार्ट पेपर्स आ सकते हैं। इसके लिए आप कुछ मार्क कर लीजिए, जैसे साइबेरियन, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन रेलवे ट्रैक्स है, वो इसमें पूछा जा सकता है। पनामा कैनाल एंड सुएज कैनाल इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह का कोई भी चार्ट पेपर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ओके। एंड 19th question is again a paragraph, and on the basis of paragraph you have to answer some questions. अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन बी में आपको नहीं करा रही हूँ because it's a basic question which you also attempt in English question paper, so I hope that you know how to attempt an question which is given on the basis of comprehension. So let's move to section C. Section C is considered as short answer type questions, ठीक है, 20 to 23, which consist of 3 marks. So start करते हैं आंसर 20 से। Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. Explain the statement. तो human beings जो हैं उन्होंने डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। पहले उन्होंने नेचुरल लॉज को समझा, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। यू डोंट हैव टू गेट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट,
यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। उन्होंने ये चीज जो होते हैं ना, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ा करो कि क्या बोला जा रहा है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे, क्या हुआ, कि मतलब आपकी बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि हाँ पहले इंसानों ने जो हमारी नेचुरल लॉज है उसको समझा, फिर हमने बाद में चीजों को बनाया, डेवलप किया। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। आप इसको 3 हेडिंग्स में आंसर लिख सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि आप आंसर कैसे लिखोगे। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अलग अलग तरह के नेचुरल लॉज के बारे में जाना, जैसे कौन कौन से नेचुरल लॉज हमें हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प्स यू इन वॉक, और विच हेल्प्स योर पेन ग्लाइड ऑन न्यूज़पेपर और एनी काइंड ऑफ पेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट लाइक फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो अ नेचुरल लॉ, ठीक है। एंड हीट हेल्प्ड हीट हेल्प्ड ह्यूमंस डिस्कवर फायर। तो हमने हीट का कॉन्सेप्ट जाना, जिसकी वजह से हमने फायर को डिस्कवर किया। एंड फायर इज वेरी यूजफुल थिंग फॉर अस। बिना फायर के आप खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, पॉसिबिलिज्म। आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पॉसिबिलिज्म से हमें पता, पॉसिबिलिज्म से भी यही हुआ कि हमने सबसे पहले नेचर को, जो भी हमारा नेचर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, हमने पहले उन्हें पढ़ा और फिर हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया बाय यूजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज। थर्ड आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, what is environmental determinism? It helps in the adaptation to nature, ठीक है। हम लोग इसमें अकॉर्डिंग टू नेचर अडेप्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग टेक्नोलॉजी और जो भी हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, ये हमने बाद में करा। पहले हमने खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाला, फिर हमने चीजों को आगे आगे डेवलप किया, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। लेट्स मूव टू आंसर नंबर 21 नाउ। एक्सप्लेन एनी 3 अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म इन द वर्ल्ड। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो अट्रैक्शन बढ़ा रही है। वेरी वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में देख चुकी हूँ, तो इसको एज एन इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती है। तो मैं हेडिंग्स लिखवा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिख के आना है पेपर में। यू हैव टू एक्सप्लेन इन 4 to 5 लाइन्स एवरी पॉइंट, ओके। सबसे पहले जगह, कोई भी जो टूरिस्ट होता है वो जगह को देख के अट्रैक्ट होता है। सेकेंड थिंग, फूड। पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फूड, जैसे इंडियन देसी फूड, आप भी अट्रैक्टेड हो, बहुत सारे फॉरेनर्स भी अट्रैक्टेड है, सो वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। लोग कल्चर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं कि कहाँ पे किस तरह का कल्चर है, ठीक है। उस चीज को देखने के लिए स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो राइट हिस्ट्री। Historical attraction is very important because in India there are certain places which are famous for only its history, such as Hawa Mahal or Lal Killa. There are many such places which are famous for its history, and they have a long queue of foreigners to just enjoy that history or just have a glimpse of that history. Okay, so you have to write this all in the detail. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी। अच्छा, ये और का मतलब आप समझते हैं ना। और मतलब होता है कि आपको इन दोनों में से सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, बट मैं अभी आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो इस वजह से मैं दोनों के आंसर्स बता देती हूँ। बट यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन बिकॉज यू विल लूज मार्क्स, ओके। दोनों अटेम्प्ट करोगे तो एक में भी नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज टूरिज्म बिकम द सिंगल लार्जेस्ट टर्टरी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। तो ये टर्सरी एक्टिविटी कैसे बन चुकी है सिंगल लार्जेस्ट, एक्सप्लेन। जो टूरिज्म है ये सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी कैसे बन चुकी है। सो द रीजन इज, सबसे पहली बात डाइवर्स अट्रैक्शन है, ठीक है। ये भी मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ। डाइवर्स अट्रैक्शन, और जो भी मैं बोलती हूँ ना आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, वो आपको ही हेल्प करेगा। डाइवर्स अट्रैक्शन क्या होता है, कई बार जो हमारे ये हैं फॉरेनर्स हैं और जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, ये अलग अलग चीजें देखना चाहते हैं। आप लोग एक ही चीज देख के बोर नहीं हो जाते हो ना। तो वैसे अलग अलग नेचुरल लैंडस्केप्स देखना चाहते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स देखना चाहते हैं, कल्चरल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। तो इस वजह से डाइवर्स अट्रैक्शन है। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है। बहुत सारी ट्रेन्स बन रही हैं, ठीक है, कार्स जा रही हैं, और भी काफी सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है।
थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हमारा टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देगी। अगर किसी जगह पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उस जगह को सुधारने की मांग को होती है, उस जगह को सुधारने की कोशिश की जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। और क्या पॉइंट हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजें फैलती हैं, ठीक है, फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह चीजों का, तो ग्लोबलाइजेशन भी देखने को मिलता है। In this way, tourism has become the single largest tertiary activity in the world. Next question. Copper is an indispensable metal in the electrical industry. Okay, it is indispensable. You have to examine the statement. Is this correct or is this wrong? So ये चीज तो सही है कि जो कॉपर है, it is an indispensable electrical industry because copper possess exceptional electrical conductivity. Okay, copper has many things such as, I'm writing your answer here. Okay, it has electrical conductivity, it can pass electricity na. You can explain it in 4 to 5 lines. It has electrical conductivity, making it the primary material used in electrical wire. अगर इसमें electrical conductivity है इस वजह से तो ये primary material है जिसको हम लोग electrical wires में use कर सकते हैं, ठीक है। And it consists of, or we can say that, due to its ability to efficiently transmit electricity with minimal energy loss. इस वजह से भी ये important है कि इसमें जितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ये एनर्जी लॉस बहुत कम करता है। इट हैज मिनिमल एनर्जी लॉस, मिनिमल एनर्जी लॉस, बहुत कम एनर्जी जो है वो इसमें जाती है, बर्बाद होती है, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी है, हाई कंडक्टिविटी, ये आपने 8th क्लास की साइंस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी, और वी कैन से दैट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होता है कि दैट यू कैन बीट इट इनटू सिंपल थिन वायर्स। ओके, आप इसकी कितनी भी पतली वायर बना सकते हो ना। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ते में मिल जाता है बाकी चीजों के मुकाबले, इस वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. Explain the causes of negative growth of population in India between 1911 and 1921. तो नेगेटिव ग्रोथ क्यों हुआ था इंडिया का, पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ मतलब सोचो, नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है। नेगेटिव ग्रोथ मतलब होता है जब डेथ रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसे कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। तो पहला चीज तो ये हुआ था कि काफी ज्यादा पैंडेमिक आए थे इस टाइम पे। फर्स्ट रीजन इज पैंडेमिक, सेकेंड रीजन इज फेमाइन्स, थर्ड रीजन इज इन्फेक्शियस डिजीजेस। जब ऐसी चीजें होती है ना तभी हमारा जो लॉस होता है ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। फोर्थ वी कैन से लो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस वजह से काफी ज्यादा डेथ रेट्स हमें देखने को मिलती है। अब आप इसको ऐसे ही नहीं पेपर में लिख के आओगे, अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन 4 to 5 lines. Okay, now we'll move to part B. Explain the causes of rapid positive growth of population in India 1951 to 1981. अब 1951 से 1981 के बीच में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली, मतलब डेथ रेट क्या हुआ, कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया। तो क्या हमें देखने को मिला, फर्स्ट थिंग हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। सेकेंड थिंग डिक्लाइनिंग डेथ रेट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट मीन्स कम हो गई थी, ठीक है, डेथ्स, डिक्लाइनिंग डेथ रेट। थर्ड लो लिटरेसी रेट, लोगों का बहुत कम, मतलब बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लो लिटरेसी रेट। ओके, अर्ली मैरिज प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली, अर्ली मैरिज प्रैक्टिसेस। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही थी इस वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा था, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर आप इस तरीके से 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर ले, अपने खुद के दिमाग से 5 से 6 क्वेश्चन पेपर देख के जाओ ना, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी,
you will have the knowledge how to write an answer, how to attempt a question paper, and you will also examine that किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखो। अभी जो आपका जियोग्राफी का एग्जाम है वो 24 का है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर वी आर अटेम्प्टिंग टुगेदर। इसके बेसिस पे आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किस तरह से आंसर लिखना है और किस तरह से कौन कौन से आंसर को आपको किस तरह अप्रोच करना है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ जियोग्राफी, विल attempt, I'll try to attempt more question paper such as 2 or 3 क्वेश्चन पेपर हम लोग और अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो कि हम साथ में अटेम्प्ट करें, यू कैन राइट और कमेंट, ओके। नेक्स्ट नाउ विल मूव टू सेक्शन डी, जिसमें 24 से 28 तक हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि कई बार ना आपको इस तरह का मार्किंग स्कीम दिया होता है। इस तरह का मार्किंग स्कीम देने का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको 2.5 एंड 2.5 मार्क्स में बांटा गया। जैसे डिस्क्राइब कैपेबिलिटी एंड बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे दो चीजें पूछी गई, कैपेबिलिटी एंड बेसिक नीड। अगर आप कैपेबिलिटी को छोड़ के सिर्फ बेसिक नीड एक्सप्लेन करो तो आपको 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप इसमें 10 पेज भी लिख दोगे तो भी 2.5 ही मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज this question is divided into two parts. One is capability and the other one is basic need. You have to explain both in equal manner. Okay? तो इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चला करो, ठीक है। इस मार्किंग स्कीम को समझा करो। तो आंसर नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं, कैपेबिलिटी एंड बेसिक नीड। First, we'll talk about capability approach. तो कैपेबिलिटी अप्रोच बोलता है एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और रिसोर्सेज। एरियाज लाइक, इसमें हमें हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज ये चीज बता रहे हैं। मतलब आप इन चीजों के कैपेबल होने चाहिए अगर आप डेवलपमेंट चाह रहे हो। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किन किन चीजों के लिए कैपेबल हो, आपके पास क्या क्या चीजों की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यू शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और आप क्या कह सकते हो, पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू चूज द काइंड ऑफ लाइफ दे वांट। इट इज ऑल्सो कैपेबिलिटी अप्रोच दैट द people should have people should have the freedom to choose the kind of life they want. Okay, and it is given by Amartya Sen. ठीक है, next is, ये मैंने बहुत छोटा लिखा है, you have to explain. I am teaching you in short notes. Okay, I am just teaching you how to attempt a question, how to write a question, how to describe or how to construct a question. I am not making you write proper answers. Okay, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेना। कुछ होते हैं ना होशियार बच्चे, ऐसे कैसे टेप के आ जाएंगे, तो बेटा जी ऐसे कैसे नहीं टेपते, आप 12th क्लास में हो, थोड़ा सा बुद्धि अपना भी लड़ाओ। बेसिक नीड्स अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच में कुछ चीजें बताई गई हैं। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो बेसिक नीड अप्रोच में 6 चीजें बताई गई थी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास फॉर देयर डेवलपमेंट दे शुड हैव दोज 6 बेसिक things. Okay, so those things, 6 basic things are health, food, water, water में आप drinkable water लिख लेना, ठीक है, drinkable water, sanitation, housing and education. तो ये आपका basic need approach है and you have to explain it in your own language. Now we'll move to question number 25. Explain. अब देखो यहाँ पे कैसे बांटा गया, 2+3, मतलब इसका ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ पोर्शन जो है 2 मार्क्स का है एंड द अदर पोर्शन इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ ट्रेड विद एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का है। एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ ट्रेड विद एग्जांपल्स। नाउ एग्जामिन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये आपका 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए,
आंसर नंबर 25 फर्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। इसमें जो आप मतलब अगर आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप करेंसी एक्सचेंज करोगे ना, यू कांट ट्रेड इन सेम करेंसी ना, यू कांट ट्रेड विद अमेरिका इन रुपीज, तो आपको वो करेंसी यूज करनी पड़ेगी ना जो जिसमें आप ट्रेड कर सको, तो इसको कहते हैं करेंसी एक्सचेंज होती है इसमें। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि कौन कौन बैलेंस और कौन कौन ट्रेड कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, कंपेयर करके एडवांटेज देखा जाता है कि किसके लिए ट्रेड अच्छा रहेगा, किसके साथ ट्रेड करना अच्छा रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यू कैन ट्रेड वाइल क्लोजिंग योर आईज कि हाँ ये हमारा दोस्त है, हम इसी के साथ ट्रेड करेंगे। जो आप स्कूल में करते हो ना, ये मेरा दोस्त है, मैं तो इसी के साथ रहूंगा, मैं तो फाइल इसी के साथ बनाऊंगा, इसी के साथ, चाहे आपका दोस्त निठल्ला हो नलायक हो, बट वो होता है ना आंख बंद करके कि हाँ इसी के साथ दूंगा। तो वो चीज हम लोग नहीं कर सकते इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, क्योंकि खुद तो डूबोगे ही, देश को भी डुबा दोगे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। और WTO का क्या रोल होता है, तो WTO का रोल होता है, ये आपने वैसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, सो इट कांट बी मोर, इट शुड बी इजी फॉर यू। तो ये ट्रेड रूल्स को इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिश ट्रेड रूल्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, trade negotiations, promoting development. These are the key points. Again, I am saying you can't write it like this in your board exam. You have to explain. Okay, so promoting development. Next question. Write any 5 bases of international trade. तो इन क्या बेसिस है, मतलब रीजन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैं ये आपको ओरली बता दे रही हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है। अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो हम क्या हमारी अर्थ हर जगह से बराबर है, हर तरह के जो लैंड है वो बराबर है क्या, हर जगह पे सेम मिनरल्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना। तो दैट्स वाई इट इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज है। आई एम गिविंग यू 5 पॉइंट्स ओरली, यू कैन राइट। ओके, फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, हर जगह पे अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रेड। क्योंकि आपके देश में हर सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और आपको हर तरह के नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रेड। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट यू डोंट वांट टू ट्रेड, यू हैव टू। नेक्स्ट, डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, हर देश में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, एंड इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड यू नीड टू हैव बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। थर्ड, डिफरेंस इन डिमांड, हर जगह पे अलग तरह की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ग्रोइंग अ सरप्लस फूड, ठीक है, सरप्लस ग्रेन्स, तो आप क्या करोगे, उसको अपने देश में सड़ा के बेच दो, इससे अच्छा, ठीक है, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, हर जगह पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है। कहीं कहीं पे आप इजीली ट्रेड कर पाते हो, कहीं पे आप इजीली ट्रेड नहीं कर पाते हो, तो इस वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंसेस आते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंस इन लेबर लॉज, हर जगह पे लेबर लॉज भी अलग है, तो वो भी ट्रेड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आंसर नंबर 26, एग्जामिन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ 26, इट इज अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। हाई टेक इंडस्ट्री इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। हाई टेक इंडस्ट्रीज जो होती है, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड है। इसको एक्सप्लेन करो, ट्राई करो इसको खुद अटेम्प्ट करने की, एंड इफ यू डोंट नो you can comment down, I'll give you answer. Answer number 27, explain with examples how watershed management. Look, again your question is divided into 2.5 and 2.5. Explain with examples how watershed management and rainwater harvesting help in conserving water. सबसे पहले आपको watershed management बोला है, फिर rainwater harvesting बोला है। तो watershed management में आप किस तरीके से पानी बचा सकते हो, आप let me write here, watershed management. So you can make dams, डैम्स में आप पानी बचा सकते हो, ठीक है। कॉन्टोर फार्मिंग,
अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन होता है जंगलों को बनाए रखना, ठीक है, जंगलों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो वाटरशेड मैनेजमेंट में। एंड व्हाट इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वेरी वेरी इजी। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या क्या कर सकते हो? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रूफ टॉप कलेक्शन कर सकते हो, छत पे पानी इकट्ठा कर सकते हो, रूफ टॉप कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। रिचार्ज पिट्स कर सकते हो, जो पिट्स होते हैं उन्हें आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो, ओके। पॉन्ड स्टोरेज कर सकते हो, पॉन्ड्स में पानी भर के रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बना सकते हो। इट विल go in 1.5 page, okay. Answer number 28. Urban areas in India are generally marked by overcrowding and inadequate facilities to support the fast growing population. Very easy. Justify the statement. Urban areas में जो overcrowding हो रही है जिसकी वजह से सभी को equal facilities या अच्छी facilities नहीं मिल रहे हैं. Justify the statement and it is very true. तो इसका reason क्या है? First reason will be rapid urbanization. Rapid urbanization, okay. और we can say unplanned growth, कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते ना कि हाँ अपने शहरों में इस तरीके से हम लोग बढ़ावा देंगे और अचानक से सब लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। स्लम फॉर्मेशन, झुग्गी झोंपड़ियां जो बन जाती हैं, ठीक है, स्लम फॉर्मेशन। और फिर ओवर बर्डनड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर बर्डनड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा जोर डाल देते हैं। जैसे हमारे बिल्डिंग में 10 लोगों के रहने की जगह है तो वहां पे 50 लोग रह रहे हैं, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा लोग ओवर वो पड़ता है, बर्डन पड़ता है, ठीक है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट शहरों में बहुत गंदा है, गलियों में, सड़कों पर। शिट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के गलियों में, सड़कों में कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है, ठीक है। लिमिटेड पब्लिक सर्विसेज। सो आपका सेक्शन जस्ट अ मिनट, आपका सेक्शन डी भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आपने साथ साथ में आंसर्स लिखे होंगे। लेट्स मूव अगेन टू नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब ये हैं आपके मैप के क्वेश्चन 29 एंड 30। ये आपको मैप क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे जो फर्स्ट है इसमें आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसमें ABCDEF एंड G मार्क किया होगा, ये है नाम, और आपको बताना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैप भरना होता है। ये है आपका मैप। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको मैप भरना भी सिखाऊं तो यू कैन कमेंट डाउन। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वांट such more videos and we'll meet in next class. Thank you.